हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। राइट, फिर से ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब एग्जाम में इससे क्वेश्चन को पक्का आना ही आना है। ठीक, वैसे है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर। तो इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। तो हेडिंग दीजिए आप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले ये पढ़ते हैं, फिर इसी टाइप के सारे रिएक्शन होंगे इसमें। हेडिंग दीजिए। तो बेसिकली चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, आपको नेम से समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। राइट, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा था, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। चलिए मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेता हूँ। बेंजीन है, ठीक, आपको एक चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मींस एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीन का ही प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। बेंजीन पे मान लीजिए कोई E+A- है, ये अगर रिएक्ट करेगा, E मींस इलेक्ट्रोफाइल है, A- मींस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये E+ क्या करेगा, बेंजीन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। यहां से H+ बाहर आएगा और A- के साथ कंबाइन होके HA प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ओवरऑल, इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होने वाला है। तो बेसिकली इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगा। राइट, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए बेंजीन है, स्टेप नंबर 1 में आप खुद से सोच सकते हैं बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। तो आपका आंसर होगा कि बेंजीन में पाई बॉन्ड है, मींस ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल E+ अटैक कर सकता है। ऑफ कोर्स A- अटैक नहीं कर सकता है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन नहीं होता है। अब बेंजीन पे E+ का एडिशन कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जस्ट अब C डबल बॉन्ड C है, इस पे E+ का एडिशन करना है। अब कैसे करते थे, एक C डबल बॉन्ड C को आप C पे माइनस C पे प्लस लिख लीजिए, C माइनस पे E+ अटैच कर दीजिए और ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। ऐसे बनाते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे सोचिए, मैं क्या करूंगा, एक बॉन्ड को जस्ट माइनस प्लस लिखूंगा, माइनस पे E+ अटैच कर दूंगा, प्लस एज इट इज रहेगा। चलिए इस पे E+ अटैच करते हैं, ये बन जाएगा E और यहाँ पे बन जाएगा प्लस। क्लियर है। अब ये जो प्लस है यार, ये रेजोनेंस में आ सकता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो ये बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड प्लस, फिर ये बॉन्ड इधर, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड प्लस और ये हो जाएगा E। क्लियर है। अगर मैं इसका हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो हाइब्रिड आपको कुछ ऐसा दिखता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे E और यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे प्लस रहेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अरेनियम कॉम्प्लेक्स, जस्ट नेम है, या फिर इसे आप वीलैंड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी प्लस चार्ज है, राइट। स्टेप नंबर 2 में, ये बेसिकली स्टेप नंबर 1 है, और अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, A- आएगा। चलिए मैं कोई भी एक लिख लेता हूं, मैंने ये लिख लिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे E है और यहाँ पे H है, एक हाइड्रोजन भी आएगा। अब ये A- क्या करेगा, अब ध्यान से सुनिए, ये यार एरोमेटिक था, राइट। एरोमेटिक पे जैसे E+ ने अटैक किया, ये नॉन एरोमेटिक बन गया। तो ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, मींस ये बनना नहीं चाहेगा, राइट। तो ये स्टेप बहुत ही स्लो होगा,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्शन में ये स्टेप आरडीएस होगा, बहुत ही स्लो स्टेप है। अब यार ये नॉन एरोमेटिक है, अगर ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये A माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा और यहाँ से HA बाहर आएगा। तो चलिए यहाँ से HA बाहर आएगा, तो अगर यहाँ से H प्लस और A माइनस HA के फॉर्म में बाहर गया, यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड E, ये फिर से प्रोडक्ट एरोमेटिक बन गया। तो यार ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक ना। स्टेप 1 में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, E ऐड हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में A माइनस H प्लस को रिमूव करेगा, HA के फॉर्म में बाहर आएगा। और आपने देखा ओवरऑल हाइड्रोजन को, पहले इस प्लेस पे हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को E ने सब्स्टिट्यूट किया है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ये जो बेंजीन दिख रहा है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, तो ये बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद देखो यार, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन फटाक से होगा। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कब होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करूंगा। क्लियर है। इट मींस अगर मैं बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूं फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलिए लिख लेते हैं, नोट पे लिखिए। नोट पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन takes place in two steps. Electrophilic substitution reaction takes place in 2 steps. Point number 2, in first step addition of electrophile takes place. In first step addition of electrophile takes place, and in second step removal of H plus, and in second step removal of H plus takes place. Point number 3, लिखिए कि first step is RDS. First step is RDS, in which ring is behaving as nucleophile. First step is RDS, in which ring is behaving as nucleophile. Therefore nucleophilicity of ring will be governing factor. Therefore nucleophilicity of ring will be governing factor in deciding the rate of reaction. In deciding the rate of reaction. Clear है। It means आप बोल सकते हैं कि rate of reaction किस पे डिपेंड करेगा, तो nucleophilicity of ring पे। आप लिखिए, अगर कभी भी आपको rate of reaction डिसाइड करना है तो rate of reaction is directly proportional to nucleophilicity of ring, right? और nucleophilicity of ring किस पे डिपेंड करेगा, तो directly proportional to इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द रिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको समझ में आ रहा होगा, मींस जीओसी में हमने पढ़ा होगा +M+H+I, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे।
ये भी बोल सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन द रिंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, तो -m -h -i ये होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको मैंने एक चीज बताया था, एक टर्म शायद आपको याद होगा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। याद है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? अगर आप हाइड्रोजन का आइसोटोप चेंज करेंगे, हाइड्रोजन का आइसोटोप मींस अगर आपने रिएक्शन में एक बार हाइड्रोजन, एक बार ड्यूटेरियम, एक बार ट्रिटियम लाया, जैसे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक बार कार्बन ड्यूटेरियम हो जाए, एक बार कार्बन ट्रिटियम हो जाए, तो अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप चेंज करें तो रिएक्शन के काइनेटिक्स मींस रिएक्शन पे के रेट ऑफ इफेक्ट आए, रिएक्शन के रेट पे अगर इफेक्ट आ रहा है तो मैं बोलूंगा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। फिर से, अगर मैं हाइड्रोजन का आइसोटोप चेंज करूंगा तो रिएक्शन के काइनेटिक्स पे इफेक्ट आएगा, तो ये होगा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कब होता है, मैंने आपको E2 रिएक्शन में समझाया था। अगर RDS में, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS में अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस केस में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन होगा। राइट? यहां पे आप देख रहे हैं RDS, तो ये स्टेप है पहला स्टेप, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस स्टेप में ब्रेक हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 2 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये स्टेप RDS है ही नहीं, मींस इस स्टेप से आप काइनेटिक्स डिसाइड नहीं करने वाले हो। तो यार अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम ले लूं या ट्रिटियम ले लूं तो रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिएक्शन का रेट तो इस स्टेप से डिसाइड हो रहा है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं रहा हूं। तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन kinetic isotopic effect of hydrogen is generally not observed. Kinetic isotopic effect of hydrogen is generally not observed in electrophilic substitution reaction. Kinetic isotopic effect of hydrogen is generally not observed in electrophilic substitution reaction. आप रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड is not broken in RDS. Because carbon hydrogen bond is not broken in RDS. मैंने यहाँ पे एक टर्म जनरली लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसे दो रिएक्शन हैं जिनमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये दो रिएक्शन है, बाद में हम पढ़ेंगे वैसे, आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन। अभी दोनों रिएक्शन क्या है हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है और इनमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो आप ये भी लिख लीजिए कि बट इन सम रिवर्सिबल रिएक्शन like iodination and sulfonation, kinetic isotopic effect of hydrogen is observed. Kinetic isotopic effect of hydrogen is observed. तो आप ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर C6H6, C6D6, C6T6, हाइड्रोजन रहे, ड्यूटेरियम रहे, ट्रिटियम रहे, सबके लिए रेट ऑलमोस्ट सेम होगा।
बात समझ में आ रही है? अगर रेट सबके लिए सेम रहेगा तो रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर ड्यूटेरियम, ये क्या होने वाला है? अगर आपको पता है कि रेट सब दोनों के लिए सेम है तो आइदर हाइड्रोजन रहे या फिर ड्यूटेरियम रहे, रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इनके लिए 1 रहेगा, राइट? लेकिन यार आयोडीनेशन या सल्फोनेशन के लिए, फॉर आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन, यहां पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अब आप बोल सकते हैं रेट C6H6, C6D6 एंड C6T6, किसमें रेट सबसे ज्यादा होगा? तो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? आपको मैं बता दूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ याद रख लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास इंक्रीज होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ट्रिटियम का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे वीक रहेगा। तो अगर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑब्जर्व हो रहा है तो C6H6 का रेट सबसे ज्यादा होगा, C6H6 सबसे ज्यादा, फिर C6D6, फिर लास्ट में C6T6। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं KH डिवाइडेड बाई KD, आपको पता है कि हाइड्रोजन के लिए रेट ज्यादा है तो हाइड्रोजन का रेट कांस्टेंट भी ज्यादा रहेगा, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1। चलिए इसमें आपको और बता दूं, अगर आप इसका रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे आपको 2 ऐसी पीक्स मिलने वाले हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पे जस्ट एक ग्राफ प्लॉट कर दूं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे मान लीजिए एनर्जी है, ठीक। लेट्स से अगर ये मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मींस बेंजीन है, और चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट है, डिपेंड करेगा कि ई क्या है इसके अकॉर्डिंग, मान यहाँ पे प्रोडक्ट है ई। तो अगर आप मैकेनिज्म एक बार जरा नोट्स पे देखिए, आप स्टेप 1 में क्या हो रहा है, कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ई अटैच हो रहा है, राइट? अगर मैं मैकेनिज्म आपको एक बार फिर से बता दूं, नीचे बेंजीन था, हाइड्रोजन है यहाँ पे, स्टेप 1 में ई प्लस अटैच हो रहा है स्टेप 1 में, तो ये बनेगा यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे प्लस ई और एच, राइट? स्टेप 2 में क्या हो रहा है, प्लस रहेगा, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एच है, ए माइनस इस एच बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और प्रोडक्ट विल बी यहाँ पे ई, राइट? तो इंटरमीडिएट का आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरमीडिएट बेसिकली ये है, इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट का एनर्जी ऑफ कोर्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों से ही ज्यादा होता है। तो इंटरमीडिएट मान लीजिए कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कैसा दिख रहा है आपको, नीचे में ड्रॉ कर देता हूँ इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मैं चाहूँ तो ऐसे न्यूलैंड ये ऐसे अरेनियम कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर देता हूँ, आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ई रहेगा, राइट? यहाँ पे अब खुद से सोचो कि स्टेप 1 का ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा। स्टेप 1 में क्या हो रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनालिसिस रहेगा, कार्बन से ई अटैच हो रहा होगा, मींस स्टेप 1 का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा और ये स्टेप 2 का ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसा तमीज से ड्रॉ कर रहे हैं अपन, चलिए मैं यहाँ तक ला रहा हूँ। तो स्टेप 1 का जो ट्रांजिशन स्टेट है, राइट, एक से मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं अपन, मतलब ये स्टेप 1 फिर ये स्टेप 2। तो स्टेप 1 में जो आपको दिख रहा है ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कार्बन एंड ई के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, मींस इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा, 6 मेंबर्ड रिंग, राइट? ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, हाइड्रोजन एनालिसिस रहेगा, यहाँ से ई अटैच हो रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ रहा होगा, राइट? स्टेप 2 का ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा,
राइट, और ये प्लस चार्ज गायब हो रहा होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा। तो स्टेप 2 का जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कुछ ऐसा दिखेगा यार, 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा, राइट। ई तो रहेगा, यहाँ से H गायब हो रहा होगा, डेल्टा प्लस, यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में जा रहा है, यहाँ भी E प्लस आ रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। बस ऑल इन ऑल आपको ध्यान रखना है 2 स्टेप का रिएक्शन है, तो 2 यहाँ पे ट्रांजिशन ये ऐसे पीक्स मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट ऐसा दिखेगा, सेकंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेडिंग दीजिए एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटर। नेम से आपको समझ में आ रहा होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटर क्या होंगे। मान लीजिए बेंजीन है और कोई ग्रुप लगा है और कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। अगर ये ग्रुप इस रिएक्शन को एक्टिवेट करे, इट मींस इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करे, तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। और आपको समझ में आ गया होगा कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ऐसे ग्रुप को बोलेंगे एक्टिवेटर। देखते हैं इसमें लिख लीजिए एक्टिवेटर है, देखिए कि द ग्रुप which increases the electron density, the group which increases the electron density in phenyl ring, the group which increases the electron density in phenyl ring are called activator। राइट, मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई ग्रुप है बेंजीन के रिस्पेक्ट में, अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा है, मींस ये ग्रुप एक्टिवेटर है। एक और इसका ही अपोजिट टर्म होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटर। लेकिन इसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई ग्रुप है अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है, देन सी डीएक्टिवेटर होंगे। एक लाइन लिखिए कि द ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फिनाइल रिंग आर कॉल्ड डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर कौन से होंगे? -m, -h, -i। एक्टिवेटर कौन से होंगे? +m, +h, +i। राइट, चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे एग्जांपल हो एक्टिवेटर। चलिए मैं कुछ कैटेगराइज करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट O- और NH-। ये ग्रुप देखा जाए तो ये +m शो करेंगे और साथ में +i शो करेंगे। मेसोमेरिक में ये +m शो करेंगे, इंडक्टिव में +i है, लेकिन इनमें +m डोमिनेट करेगा +i से। ठीक, तो ये एक्टिवेटर है। सेकेंड टाइप के ग्रुप आते हैं जो +m है और साथ में -i है, लेकिन आपको पता है +m हो और -i हो तो ऑफ कोर्स मेसोमेरिक डोमिनेट करते हैं। चलिए ऐसे ग्रुप का मैं लिस्ट दे देता हूँ। OH है, OR है, NH2 है, NHR है, NR2 है, OC डबल बॉन्ड OR, OC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR, फिर NH C डबल बॉन्ड OR। तो ये सारे ग्रुप अगर आप देखेंगे तो मेसोमेरिक में सारे ही ये +m ग्रुप है। +m कैसे है? बिकॉज इनके पास फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है मींस ये +m ग्रुप है। इंडक्टिव में ये -i शो करेंगे,
लेकिन आपको पता है कि मेसोमेरिक एंड इंडक्टिव में मेसोमेरिक डोमिनेट करता है। थर्ड आते हैं जो प्लस एच शो करते हैं और प्लस आई शो करते हैं। आपको पता है प्लस एच डोमिनेट करता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखा जाए तो CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3 C पे CH3 CH3 एंड CH3। फिर ये वाला प्लस एच शो नहीं करेगा, ये वाला सिर्फ और सिर्फ प्लस आई शो करेगा बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ प्लस आई शो करेगा। फिर CD3 CT3, आप ये सब एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल ऑफ डीएक्टिवेटर। तो डीएक्टिवेटर मतलब जो -M -H और -I ग्रुप है। चलिए इनका भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी जो ओनली -I शो करते हैं, N+R3 S+R2 N+H3CCl3 -M और -I शो करते हैं। मान लीजिए NO2 CN CHO कीटोन COOH COOR COONH2। तो मैंने ये जो टाइप 2 में लिखा है ये -M भी शो करेंगे और इंडक्टिव में -I शो करेंगे। ये ऑफ कोर्स इनका मेसोमेरिक डोमिनेट करता है। थर्ड आते हैं जिनका -I मेसोमेरिक से डोमिनेट करता है। इसमें एग्जांपल चलिए हैलोजन का इंडक्टिव डोमिनेट करता है। NO ये भी -I ग्रुप है, इसका इंडक्टिव डोमिनेट करता है। NC आइसोसाइनाइड CHH2 CH2X S डबल बॉन्ड OR। तो इनके केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, -I इनका डोमिनेट करता है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए डीएक्टिवेटर के, ये एग्जांपल हो गए एक्टिवेटर के। मैंने ये जो एग्जांपल लिखा है अब याद रखिए, फर्स्ट टाइप वाला ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, इसे थोड़ा सा वीक ये है, इससे भी वीक ये है। यहाँ पे डीएक्टिवेटर में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर ये। क्लियर है? चलिए एक प्रॉब्लम लिखते हैं। देखिए कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in the order of reactivity. Arrange the following compound in the order of reactivity towards electrophilic substitution reaction. In the order of reactivity towards electrophilic substitution reaction. बेसिकली अब ये प्रॉब्लम जीओसी का हो गया, ठीक ना? कंपेयर करिए।
तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे बेंजीन दिख रहा है, आपको याद रखिए हैलोजन जब भी देखना हो रिएक्टिविटी में इंडक्टिव देखते हैं। इसको ये माइनस आई ग्रुप है, ये वाला माइनस एम है, CH3 प्लस H या प्लस आई बोल सकते हैं, OCH3 प्लस M है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ई में लगा है, फिर नंबर आएगा डी का, तो ई के बाद डी, बी एंड सी में तो कम होगा, ई डी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड में देखा जाए तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो यहाँ पे प्लस H सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। ध्यान रखें इंडक्टिव नहीं देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस H थोड़ा सा कम है, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस H बहुत कम है, फिर यहाँ पे तो इंडक्टिव है। तो किसका नंबर आएगा? A B C D। सी हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। क्लियर है? थर्ड देखा जाए, थर्ड में देखो अपन इंडक्टिव नहीं, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होता है, प्लस H इसका सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर प्लस H थोड़ा सा कम, इसका प्लस H और कम। A B C। यहाँ पे देखिए बेंजीन है, बेंजीन से C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है यार, ये C डबल बॉन्ड O माइनस M ग्रुप है, राइट। ये ऑक्सीजन प्लस M ग्रुप है, ये भी प्लस M ग्रुप है, लेकिन इन दोनों में देखा जाए कौन स्ट्रॉन्ग प्लस M है, तो ये वाला तो इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इधर बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसीलिए ये वाला स्ट्रॉन्ग प्लस M है। इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? C B A, मींस फोर्थ का आंसर C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। फिफ्थ में देखा जाए, ये तो आपको क्लियरली दिखा होगा, 2 प्लस M ग्रुप लगे, प्लस M यहाँ भी प्लस M यहाँ भी। इसमें तो यार माइनस M ही लगा है, माइनस M माइनस M। इस केस में क्या होगा? देखिए इसमें इधर थोड़ा सा कॉमन है, यहाँ पे जो माइनस M है, अच्छा ये बेंजीन होना चाहिए, मैंने ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो C डबल बॉन्ड वो है इधर से एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कुछ ये इधर से भी एक्सेप्ट करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये C डबल बॉन्ड वो बगल में ऑक्सीजन है, ये थोड़ा बहुत इधर से भी एक्सेप्ट कर देगा, इस बेंजीन से ये बहुत कम एक्सेप्ट करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसमें ये C डबल बॉन्ड को टोटल बेंजीन से ही एक्सेप्ट करेगा, राइट। नीचे वाला तो कॉमन है, बात नहीं करेंगे कॉमन वाले की। ऊपर वाले की अगर बात करें तो ये थोड़ा बहुत ऑक्सीजन से एक्सेप्ट करेगा, बेंजीन से बहुत कम एक्सेप्ट करेगा, बेंजीन से बहुत कम एक्सेप्ट करेगा, तो इसका माइनस M बेंजीन से कम होगा, इसका माइनस M ज्यादा होगा। माइनस M ज्यादा है मींस रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए ऑर्डर विल बी C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। सिक्स्थ देखा जाए, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये प्लस M है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो माइनस M है, इसमें प्लस M है लेकिन थोड़ा सा वीक प्लस M है, बिकॉज ये C डबल बॉन्ड को डोनेट करेगा, इसका प्लस M थोड़ा सा वीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आएगा? A के बाद D, D के बाद B, B के बाद आएगा नंबर C का। A फिर D फिर B फिर C। एक बार मैच कर लीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग दीजिए ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल and directing nature of a group। मतलब इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं कि मान लीजिए अगर बेंजीन है, बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है, तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, ये हमें पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर ऑर्थो पे अटैक करेगा, मान लीजिए पहला अपना डाउट है एट ऑर्थो पोजीशन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास बेंजीन है,
बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच है, राइट, और अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करे, इसके ग्रुप के ऑर्थो प्लेस पे अटैक करे, फिर क्या होगा? तो अगर देखा जाए ये इलेक्ट्रोफाइल अगर ऑर्थो पे अटैक करे तो यहाँ पे माइनस प्लस मींस क्या बनने वाला है, यहाँ पे E, यहाँ पे G रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, राइट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ये बनेगा बेंजीन, यहाँ पे E रहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ग्रुप, यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट केस में यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ग्रुप E, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस। ये तीनों ऐसा कुछ इंटरमीडिएट आने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर चलो मैं अभी बात कर लेता हूं कि अगर मेटा पोजीशन पे रहता, मेटा पोजीशन पे अगर अटैक करे फिर क्या होगा। चलिए सेकंड केस एट मेटा पोजीशन। तो यार मेटा पोजीशन पे मान लीजिए सेम ले लेता हूं मैं, ग्रुप है और इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक कर रहा है, तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है। तो अगर ये मेटा पे अटैक करेगा तो ये प्लस चार्ज तो इधर आने वाला है, राइट। तो ये बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे E, यहाँ पे प्लस रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉन्ड इधर मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड ग्रुप E, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड G, यहाँ पे प्लस रहेगा। चलो एक केस और बचा, पैरा पे भी अटैक कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। मैं वो ड्रॉ कर देता हूं। तो चलिए एट पैरा पोजीशन तो यहाँ पे कोई ग्रुप है और इलेक्ट्रोफाइल अगर ये पैरा पे अटैक करे, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, मीन्स ये हो जाएगा G, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे प्लस आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे E, यहाँ पे डबल बॉन्ड ग्रुप, यहाँ पे प्लस। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, यहाँ पे E, डबल बॉन्ड प्लस। ये तो मैंने ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे अटैक किया। कंक्लूजन निकालते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट करिए, फिर कंक्लूजन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगर ये ग्रुप, ठीक, अपने पास दो केस हो सकते हैं। ये ग्रुप जो दिख रहा है G, ये आइदर प्लस M हो सकता है या फिर माइनस M हो सकता है, मींस आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है। क्लियर है? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मान लीजिए प्लस M ग्रुप है, तो आप देखेंगे कि अगर ये मान लीजिए प्लस M ग्रुप है तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये सारे अरेनियम बन रहे हैं। अरेनियम मींस ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है। अब देखेंगे ये जो ग्रुप प्लस M होगा तो यहाँ पे इसके बगल में प्लस चार्ज दिख रहा है, तो प्लस M के बगल में प्लस चार्ज स्टेबल है, तो ये अरेनियम स्टेबल होगा। यहाँ पे अगर ये ग्रुप प्लस M है तो यहाँ पे ग्रुप के बगल में जस्ट कहीं भी प्लस चार्ज नहीं आ रहा है। क्लियर है? मींस डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पैरा पे अटैक करे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो अरेनियम बन रहा है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज जस्ट इसके बगल में आ रहा है। मतलब कंक्लूड ये कर सकते हो आप कि अगर ग्रुप ये प्लस M है, तो अगर ये ग्रुप प्लस M होगा तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करे तो अरेनियम बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अगर अरेनियम स्टेबल होगा इट मींस, अब आपको हिंट मिल गया कि मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे प्लस M ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ पे अटैक करेंगे? ऑर्थो पे अटैक करेंगे तो भी अरेनियम स्टेबल मिलेगा, मेटा पे स्टेबल नहीं मिलेगा तो मेटा पे अटैक नहीं करेंगे,
और किस पे अटैक कर सकते हैं, पैरा पे अटैक कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप। डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप का मतलब ये है, अगर कोई ग्रुप प्लस m है तो ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा ऑर्थो पे अटैक करने के लिए या फिर पैरा पे अटैक करने के लिए। इसलिए लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, लिखिए कि when group is electron donating group, when group is electron donating group, then arrhenium formed by attack on ortho and para position, are more stable. इसीलिए ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब हुआ ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे, आइदर ऑर्थो पे अटैक कर या फिर तो पैरा पे अटैक कर। इसमें लिख लीजिए कि therefore these groups are called ortho para directing in nature. Therefore these groups are ortho para directing in nature. पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगर ग्रुप ये -m -h -i इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो यार ऑर्थो पैरा पे अटैक करे तब तो ये बहुत हाईली अनस्टेबल होंगे, लेकिन मेटा पे रिलेटिवली स्टेबल होगा, कोई भी डायरेक्ट प्लस इसके पास में नहीं आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी अटैक नहीं करेगा, अनस्टेबल है, पैरा वाला भी हाईली अनस्टेबल है। इन तीनों में से स्टेबल कौन सा बनेगा, मेटा वाला। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ये भी लिखिए पॉइंट, when group is electron withdrawing, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं -m -h -i, then arrhenium formed by attack on meta position, is more stable. Therefore these groups are meta directing in nature. एक आपको की पॉइंट मिल गया, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मींस जो भी एक्टिवेटर है वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, जो डीएक्टिवेटर है वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। इतना क्लियर है। लेकिन कुछ स्पेशल ग्रुप है, ये अपन मैं आपको लिस्ट दे ही देता हूं, तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। मतलब जो जनरल है मैं वो लिस्ट नहीं दे रहा हूं, जैसे जनरल का मतलब ये है मेरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बता दो यार इस पे CHO -m ग्रुप है तो ये कौन सा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन से प्लेस पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। ये तो जनरल हो गया। यहीं पे अगर OH होता तो OH +m है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। मींस इलेक्ट्रोफाइल आइदर ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। तो अपन ऐसे ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल है इनके बारे में मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। पहला लिस्ट है बेंजीन पे अगर हैलोजन अटैच है, तो हैलोजन के बारे में आपको पता है इसका -I होता है और ये +m होता है, राइट। -I इज ग्रेटर देन +m, तो ये डीएक्टिवेटर है। एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर में ये डीएक्टिवेटर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है
कि यार डीएक्टिवेटर होने के साथ साथ ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, सिंस इसमें प्लस एम भी होता है इसीलिए ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। डीएक्टिवेटर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज डीएक्टिवेटर यूजुअली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन हैलोजन में डीएक्टिवेटर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। पॉइंट नंबर 2, बेंजीन पे एन डबल बॉन्ड हो, इसमें भी इंडक्टिव है, इंडक्टिव मेसोमेरिक से डोमिनेट करता है, लेकिन ये मेसोमेरिक में प्लस एम शो कर सकता है, तो ये भी डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर, लेकिन साथ साथ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पॉइंट नंबर 3, CH डबल बॉन्ड CH पे कोई ग्रुप लगा है और ये ग्रुप माइनस एम ग्रुप है। ध्यान रखें बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH पे कोई ग्रुप, ये ग्रुप अगर माइनस एम ग्रुप है तो ये भी डीएक्टिवेटर होता है, लेकिन साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। 4, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बेंजीन पे अगर CH डबल बॉन्ड CH2 है, आप कंफ्यूज होगे कि ये एक्टिवेटर है डीएक्टिवेटर है, राइट। हिंट ये है आपके लिए कि यार इसमें CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें बहुत सारे C डबल बॉन्ड C है, जब रेजोनेंस होगा तो ये ओवरऑल डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो ये एक्सेप्ट करेगा, मींस ये एज अ डोनर बिहेव करेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्टिवेटर हो जाएगा। एक्टिवेटर होने के साथ साथ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है, मतलब इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, एक्टिवेटर के साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन बस मैंने इंपॉर्टेंट ग्रुप में इसलिए लिखा है सो दैट आपको याद रहे CH डबल बॉन्ड CH2 एक्टिवेटर है, ठीक। 4th के बाद फिर बेंजीन पे अगर फिनाइल भी आ जाए तो भी ये भी फिनाइल एक्टिवेटर साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 में तो अपोजिट ही हो रहा है, राइट। 4, 5 में अपोजिट नहीं है, लेकिन बस आपको एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर है, इसी में कंफ्यूजन हुआ, इसे मैंने लिस्ट में दे दिया, ध्यान रखें आप। 5th के बाद 6th वन, बेंजीन पे CH2X है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ये डीएक्टिवेटर है और साथ साथ में ये मेटा डायरेक्टिंग है। फिर से यहाँ भी अपोजिट तो नहीं है, लेकिन बस आपको ये क्लिक नहीं करेगा कि एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर है, इसको ध्यान रखिए। 6, 7, बेंजीन पे S डबल बॉन्ड OR, फिर से यहाँ पे S डबल बॉन्ड OR, ये इंडक्टिव में -I होता है और इसका -I ग्रेटर देन +M है, इसीलिए ये वाला ग्रुप डीएक्टिवेटर है, साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। 8th वन, बेंजीन पे अगर CHX2 है, ये भी ऐसे CH2X और CHX2 सेम है, डीएक्टिवेटर और ये मेटा डायरेक्टिंग है। 9, बेंजीन पे S डबल बॉन्ड O ET, ये आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखो बस इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R एक लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इसलिए +M हो सकता है, लेकिन इसके पास सल्फर के पास लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ -I और -M शो करेगा, तो ये क्या होगा, डीएक्टिवेटर होगा और मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये वैसे डीएक्टिवेटर मतलब ये कुछ एक्सेप्शन टाइप तो नहीं है, लेकिन बस 7 से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बस लिख दिया डीएक्टिवेटर, साथ में ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। रीजन समझे, 7th एंड 9th में डिफरेंस समझे आप। 9th में लोन पेयर था इसलिए +M हो सकता था, +M होगा इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसमें लोन पेयर है ही नहीं सल्फर के पास,
तो ये प्लस एम शो नहीं करेगा, जस्ट माइनस एम शो करता है, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटर है। तो ये कुछ स्पेशल ग्रुप है, बाकी जनरल ग्रुप जो भी है उसमें तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मान लीजिए अगर वो कोई माइनस एम है तो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटर होगा, कोई प्लस एम ग्रुप है तो वो एक्टिवेटर और क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए एक चीज और अपन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नैप्थलीन। सबसे पहले नैप्थलीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, नैप्थलीन कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन एक और बेंजीन रहेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। वैसे दोनों ही रेजोनेंस हाइड्रोजन रहेंगे। ध्यान रखें इस बेंजीन इस नैप्थलीन के पास यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस प्लेस को बोलते हैं अल्फा पोजीशन। ये और ये सेम है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, राइट। तो अगर अल्फा पे कुछ रहेगा तो वो अल्फा नैप्थलीन हो जाएगा। अल्फा के बाद इसको बोलते हैं बीटा पोजीशन, इसको भी बोलते हैं बीटा पोजीशन, इसको भी बोलते हैं बीटा पोजीशन, इसको भी बोलते हैं बीटा पोजीशन। तो ये अल्फा है, क्योंकि ये सारे फोर सेम टाइप के हाइड्रोजन है इसलिए सब अल्फा है। ये और ये दोनों सेम टाइप के हैं इसलिए ये बीटा पोजीशन है। अपना डाउट ये है कि अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, आपको रिएक्शन तो पता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आइदर अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या फिर बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो किसको रिप्लेस करना करेगा यही देखना है, राइट। अब चाहे तो रिजल्ट लिख सकते हैं, फाइनल लिख लीजिए कि रिएक्शन मेनली टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन। बस काम की लाइन तो यही है, वैसे मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों अल्फा पे हुआ। रिएक्शन मेनली टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन बिकॉज ऑफ more stable resonating structure, अभी मोर स्टेबल कैसे है बस मैं एक आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार मैं अल्फा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके देखूंगा, एक बार मैं बीटा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, अरेनियम ड्रॉ करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चलो एट अल्फा पोजीशन, अगर अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे फिर क्या होगा। आप चाहो तो खुद से भी अटैक करके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। चलिए ड्रॉ करते हैं, अल्फा पे एक पे अटैक कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस रहेगा। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे प्लस, ये रहेगा। चलिए रेजोनेंस करते हैं, ये बॉन्ड इधर जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये बॉन्ड इधर गया, डबल बॉन्ड ई, यहाँ पे प्लस, राइट। फिर से अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बॉन्ड इधर गया तो ये बनेगा टू फाइव डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहेगा प्लस। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बॉन्ड अगर इधर गया तो ये बनने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा। नेक्स्ट अगर ये बॉन्ड इधर गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है फिर से बन सकता है, हाँ बनेगा बिल्कुल। ये बॉन्ड इधर जाएगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड ई, एक और बनता हुआ नजर आ रहा है 500, ये बॉन्ड इधर गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे प्लस ई, अब ये फाइनल हो गया। टोटल 7 प्रेजर्वेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर है? अब चलिए मैं एक और केस देख लेता हूं, अगर मैं बीटा पे अटैक करूं फिर क्या होगा। जी एट बीटा पोजीशन, तो बीटा प्लेस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर से आपको वही काम करना है, बीटा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिए, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं सारे ड्रॉ करिए। डबल बॉन्ड बीटा पे मैं अटैक कर रहा हूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे प्लस रहेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड इधर जाएगा, राइट, तो ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब मेरे पास यहाँ से दो ऑप्शन है, आइदर मैं इसके साथ बना सकता हूँ या फिर इसके साथ बना सकता हूँ। चलिए एक बार इसके साथ पहले बना लेता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस। दूसरा मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, डबल बॉन्ड, ये होगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट ये बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस। एक और बन सकता है स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड इधर आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस। तो बीटा पे अटैक कर रहे हैं तो ये ऐसा कुछ एरेनियम बन रहा है, अल्फा पे अटैक कर रहे हैं तो कुछ ऐसा एरेनियम बन रहा है। अब देखो यार, यहाँ पे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 7 बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे 7 में से स्टेबल कौन कौन से हैं। स्टेबल मींस एरोमेटिक रिंग किसमें किसमें है। अब देखिए ये जो एरेनियम है इसमें एक एरोमेटिक रिंग दिख रहा है, ये जो एरेनियम है इसमें भी एक एरोमेटिक रिंग दिख रहा है, इसमें एरोमेटिक रिंग नहीं है। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एरोमेटिक रिंग है और यहाँ भी एरोमेटिक रिंग है। मींस टोटल यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 7 में से 4 एरेनियम एरोमेटिक है। मींस 4 आउट ऑफ 7 एरेनियम एरोमेटिक है। ऑलराइट, यहाँ पे देखा जाए तो यार यहाँ पे एक तो ये एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, ये भी रिंग एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रिंग एरोमेटिक है। एरोमेटिक समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जस्ट इस रिंग में सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे 2 एरोमेटिक रिंग है आउट ऑफ 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मींस 2 आउट ऑफ 6 स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 आउट ऑफ 7 रिंग एरोमेटिक है। तो ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा? अल्फा पे अटैक करेगा। क्लियर है? तो हमें नैप्थलीन में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन याद रखना है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, काम की बात जस्ट एक लाइन है कि अगर नैप्थलीन पे कभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन से प्लेस पे अटैक करेगा? अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा। ये लाइन ध्यान रखें। चलिए ऐसे ही मैं कुछ और भी ले लेता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पाइरॉल। पाइरोल देखा जाए तो पाइरोल का स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है। फिर से मैं आपको याद बताऊं तो यहाँ भी नाइट्रोजन के बाद
दो पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है और ये बीटा है, राइट। फिर से आपको यही करना है, एक बार अल्फा पे अटैक करके देखिए अरेनियम बनाइए, एक बार बीटा पे अटैक करके अरेनियम बनाइए। आपको बस फाइनल रिजल्ट याद रखना है। तो रिजल्ट लिख लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट अल्फा पोजीशन। यहां भी इलेक्ट्रोफाइल अल्फा प्लेस पे अटैक करता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पाइरिडीन। तो फिर से जो भी बेंजीन के अलावा जितने भी मैं ये दो दिन बता रहा हूँ आपको, नैप्थलीन, पाइरॉल और पैरिडीन, इनके बारे में डिटेल में हमें स्टडी नहीं करना, जस्ट एक लाइन याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। पाइरिडीन के बारे में भी, नाइट्रोजन ये पैरिडीन है, ठीक। इसमें देखा जाए कौन कौन से पोजीशन होंगे, तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा, ये बीटा और ये गामा हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ये बीटा पे अटैक करता है। यहाँ पे किस पे, अल्फा पे अटैक कर रहा था, यहाँ पे बीटा पे अटैक करता है। रीजन इसका फिर से आप खुद से बता सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, अल्फा पे अटैक करिए, बीटा पे अटैक करिए, गामा पे अटैक करिए, तीनों का अरेनियम बनाइए, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अपने को जरूरत नहीं, बस एक लाइन ही याद रखना है, लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट बीटा पोजीशन। क्लियर? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।